बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रज़ा उवैसी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रज़ायात पर। सैयद कासिम अली शाह तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ख़ास वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है। सैयद कासिम अली शाह उसका तारुफ़ ये है कि वो बंदा एक मोटिवेशनल स्पीकर है और बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक़ जो है वो गुजरात की सरज़मीन से है। वो बंदा लाहौर में आता है और खातिर ख़्वाह जो है वो बंदा तरक्की करता है और एक टीचिंग के हवाले से उसने बड़ा नाम कमाया है। हर वो बंदा कि जिसका तलीमी हवाले से कोई ना कोई उसका रुझान है या थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के हवाले से अगर कोई इंस्ट्रक्शन लेना चाहता है, रहनुमाई लेना चाहता है या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस्टिक्स से थोड़ा बहुत उसका लगाव है, वो बंदा कासिम अली शाह को ज़रूर जानता होगा। शाह लिखता है तो लाज़मी तौर पर वो सैयद होगा। उसकी मशहूरी की बुनियादी वजह जो है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग ही है, लेकिन अभी वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है सोशल मीडिया पर। तमाम अहबाब इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे और जो लानतें बरस रही हैं, जो तनकीद की जा रही है, जो उसके बारे में बातें की जा रही हैं, उससे भी तकरीबन हर बंदा वाकिफ़ ही होगा। उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक अहम वजह जो है वो उसकी इमरान खान से मुलाकात है। और सिर्फ इमरान खान से मुलाकात ही नहीं, उसमें जो खैर इंटरव्यू हुआ, उसमें जो कुछ बातें हुई, उससे कतई नज़र उसकी इंटरव्यू के बाद कुछ की गई 2-3 बातें हैं जिसको तंज़ का, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब उस बंदे ने इमरान खान से ही सिर्फ मुलाकात नहीं की, बल्कि उसके बाद शहबाज शरीफ से मुलाकात की, वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। फिर उसके बाद उसने इमरान खान के बारे में तो बातें ऐसी कही हैं कि जिनको तनकीद और तंज़ का निशाना बनाया जा रहा है। उनमें एक अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान जो है वो दुनिया के आखिरत के जो मामलात हैं उन्हें दुनिया में ही क्लियर करना चाहता है। अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, मफहूम उसका यही था। ये बात वो इमरान खान से इंटरव्यू में भी कर चुका था, लेकिन बाद में फिर उसे ये ऐसी बात करने की नौबत क्यों पेश आई, इसकी एक वजह तो उसकी अपोजिशन से मुलाकात भी बताई जाती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ये यहाँ पर अगर मैं अपनी राय पेश करूँ तो मुझे कासिम अली शाह गलत ही नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि जब इस तरह की 2 बातें अगर आप इंटरव्यू में सुने तो उसने इमरान खान से डिस्कस कर ली थी कि आप ऐसा नहीं लगता, उस ऐसे वो जेल से बाहर आता है नेल्सन मंडेला, तो वो कहता है कि बस भूल जाओ और आगे बढ़ो, बहुत सारे काम हैं ऐसे करने के लिए कि जो भी बाकी है, तो आप क्यों ना इन्हें भूल कर आगे बढ़ जाएं। तो इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत सारी जो काम ऐसे हैं कि जो माफ़ हो सकते हैं, लेकिन करप्शन के ऊपर जो है वो दूसरी राय नहीं है। उसने इस्लामी टच भी दिया और उसने कहा कि माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ कर देने वाला अल्लाह की ज़ात भी माफ़ करने वाली है, तो क्यों ना आप माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएँ। तो इस बात के जवाब इमरान खान ने कहा कि बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो माफ़ हो सकते हैं। फ़तह मक्का के मौका पर रसूल पाक ने माफ़ कर दिया लोगों को, बड़े बड़े ज़ालिम लोग जिन्हें माफ़ी मिल गई। लेकिन उसमें इमरान खान ने कहा कि अगर चोरी जो करप्शन है इसके मामले में रसूल पाक का इरशाद वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करे तो उसको भी इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। तो करप्शन जो है वो ऐसा गुनाह जिसे माफ़ नहीं किया। ऐसे 2 सवाल थे कि जो उसके बाद में बात करने का कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन उसने वो बात की। अब इमरान उसका जो कासिम अली शाह के जो इंटरव्यू अभी सियासत के हवाले से, उसने सियासत की बात भी की टिकट लेने के बाद से। उसके बाद उसका जो नज़रिया, उसका जो समझ में आता है वो ये है कि वो बंदा सियासत में आना चाहता है और उसके पीछे उसने ये अपना नज़रिया बयान किया है कि मैं आवाम को मोटिवेट करना चाहता हूँ, उन्हें आगे लेके आना चाहता हूँ। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो आगे आए और इस हवाले से वो खुद जो है वो अपने मुल्क को चलाएं और वो खुद, क्योंकि नौजवान अपने मुल्क का असासा है, तो वो खुद आगे बढ़ के इस मुल्क को की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत हाल है उसे हैंडल करें। उसके पीछे वो ये कहता है कि जो हमें साय की समझ में आती है वो उसका ये ख्याल है कि एक ख़ास, वो वैसे भी अपने कई हाल लेक्चर्स में वो इस बात का इकरार कर चुका है कि 34-35 साल और 40 साल के अरसे के बाद जब बंदा इतनी शोहरत, दौलत, नाम कमा ले तो बंदे को स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहिए। कुछ स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो इज़्ज़त बंदे ने कमाई है उसको संभालना जो है वो एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस अरसे के बाद बंदे को इज़्ज़त बचाने की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त बनाना तो बहुत मुश्किल काम आसान काम होता है, लेकिन बचाना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो वही कहता था कि मैंने एक नाम भी कमा लिया, इज़्ज़त भी कमा ली, मेरी फॉलोइंग भी हो गई है, तो क्यों ना मुझे एक ऐसा काम करना चाहिए कि मेरी जो है वो इज़्ज़त मज़ीद बढ़ जाए। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इस दुनिया में भी हमें बहुत सारे मामलात में मुकाफ़ात अमल नज़र आता है। अगर नीयत में खोट होगा तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है
مگر اس کی بدنامی ہو چکی ہے اس حوالے سے، خیر اس نے کس نیت سے ٹکٹ لیا، کس نیت سے سیاست میں آنے کا ارادہ کیا، وہ اس کے اور اللہ کے معاملات ہیں، لیکن اگر نیت میں فطور ہو تو اس کی کچھ مثالیں ہمیں دنیا میں ہی واضح طور پر مل جاتی ہیں. بندے کا کام ہی بتا دیتا ہے، کردار ہی، کہ یہ بندہ کس نیت سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. تو قاسم علی شاہ صاحب کی بھی اس حوالے سے یہی صورتحال جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے. لیکن اسٹیبلٹی کی طرف آنا، میرا نہیں خیال کہ کچھ اس طرح کا ہی اربا بنایا جاتا اور اس طرح کی دوغلی پالیسی اختیار کی جاتی ہے. اسٹیبلٹی کی طرف بہت سے لوگ آئے ہیں، جس کی بہت بڑی مثال مولانا طارق جمیل ہے، اور مولانا طارق جمیل کا برانڈ ہے. وہ بندہ، اس نے بڑا نام کمایا ہے تبلیغی حوالے سے، بڑی عزت، بڑی شہرت کمائی ہے، بڑا پیسہ بھی کمایا ہے. اب وہ بندہ ایک بزنس مین بھی بن چکا ہے، MTV کے نام سے اس کا برانڈ ہے، اور وہ خوب ترقیاں بھی کر رہا ہے. یہ بھی تو ایک اسٹیبلٹی کی طرف آنا، اسے بھی تو کہا جا سکتا ہے. اس نے بڑا نام کمایا ہے اور اب وہ اچھا خاصا بزنس مین بھی ہے. یہ ایک باتیں کرنے والوں نے، طنز کرنے والوں نے اس پر بھی طنز کیا، اس پر بھی باتیں کی، لیکن ایک یہ بھی اسٹیبلٹی کی صورت ہو سکتی تھی. لیکن اب سیاست میں آنا اس بندے کا غلط نہیں تھا، جس کو عمران خان نے بھی اپریشیٹ کیا کہ آپ جیسے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے. لیکن کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں، خصلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کو مروا جاتی ہیں. اور ان خصلتوں میں سے قاسم علی شاہ کے 2 جملے عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد، اپنی ساری کلیفیکیشن حاصل کر لینے کے بعد بھی، وہ 2 جملے ایسے ہیں کہ جو اس نے کیے، بولے، اور اسے بھگتنا پڑا. وہ طویلیں ایسی چیزیں ہیں کہ ہر بات کی جو ہے وہ طویل گھڑی جا سکتی ہے، بتائی جا سکتی ہے، لیکن اب جو عوام دیکھتی ہے اس پر ریئیکشن تو عوام کا بنتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس پر ایک معقول سی جو ہے وہ آپ پیغام جاری کریں، ایک معقول سی اس کی وضاحت دیں، اور اس کے بعد اپنا آئندہ لائحہ عمل طے کریں، اور عوام کو کسی تشویش میں ڈالے بغیر. اور خود بھی گالیاں جتنی سن لی ہیں آپ نے، میرا خیال ہے اتنی کافی ہیں. تو آگے مستقبل کو ایک احسن انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میرے ملک کا حامی ناصر ہے. السلام علیکم.